हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। फ्रेंड्स, आज है संडे और लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर्स शो का एपिसोड नंबर 75, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड एकदम सिलेक्टेड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज लगभग 2 महीने के बाद दी करंट अफेयर्स शो में हमारी मुलाकात हो रही है, क्योंकि मैंने इसको पोज दे दिया था, पोज क्या बंद ही कर दिया था, लेकिन बहुत सारे लोग की लगातार डिमांड्स आने लग गए, डीएम्स आए, मैसेजेस, यहां तक कि फोन कॉल्स आए कि भैया दी करंट अफेयर्स शो शुरू करिए। तो फाइनली यार फिर से एवरी संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर्स शो कंटिन्यूअसली आपको मिलने वाला है, इसलिए प्रॉपर फोकस के साथ देखा करें और नोट्स मेंटेन करते हुए जरूर चलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आज के एपिसोड का पीडीएफ फाइल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, डिस्कस करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत 87वें स्थान पर। फ्रेंड्स, हाल ही में लंदन की एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी जिसका नाम है हेनली एंड पार्टनर्स, इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसको नाम दिया गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, जो कि दुनिया भर के डिफरेंट देशों के पासपोर्ट को रैंकिंग प्रोवाइड करती है पावरफुल पासपोर्ट के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, किसी भी देश के पासपोर्ट को पावरफुल पासपोर्ट तब कहा जाता है जब वो देश अपने नागरिकों को बिना वीजे के ज्यादा से ज्यादा देशों में जाने की सुविधा प्रोवाइड करता है। और फ्रेंड्स, भारत को इस लिस्ट में, इस रैंकिंग में 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपने एक वर्ड हमेशा सुना होगा, वीजा ऑन अराइवल, वो यही है। यानी कि वीजा ऑन अराइवल उन कंट्रीज को कहा जाता है जिनमें आप केवल पासपोर्ट के बेसिस पर बिना वीजा अप्लाई किए जा सकते हैं। और इस रैंकिंग में भारत को 87वां स्थान मिला है। तो भारत की वीजा ऑन अराइवल कंट्रीज कितनी है? 60 कंट्रीज, मतलब 60 ऐसी कंट्रीज है जहां पर आप भारत से किसी भी बिना वीजे के जा सकते, केवल पासपोर्ट के बेसिस पर। और इस साल ये जो सर्वे किया गया ना 2022 का, जो हाल ही में हुआ है, वो टोटल 199 कंट्रीज के ऊपर किया गया। 199 कंट्रीज में इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भैया भारत को इसमें 87वां स्थान मिला है, तो नंबर 1 रैंक किसको मिली है, नंबर 2 रैंक किसको मिली है, नंबर 3 रैंक किसको मिली है? तो जो नंबर 1 रैंक मिली है वो जापान के पासपोर्ट को मिली है, क्योंकि जापान का पासपोर्ट मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट माना गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जापान अपने लोगों को 193 देशों में जाने की अनुमति देता है बिना वीजे के अप्लाई किए। दूसरे नंबर पर सिंगापुर आता है, जो कि 192 कंट्री में जाने की अनुमति देता है। तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया आ जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और आपको बताया अक्सर एग्जाम में इंडेक्स रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब आपको एक और चीज बता दूं, जो वीजा ऑन अराइवल 60 कंट्रीज है वो कौन कौन सी है? ये 60 कंट्रीज में आप जा सकते हो बिना वीजे अप्लाई किए, देख लीजिएगा, ठीक है? तो ये 60 कंट्रीज आपके सामने हैं। नेक्स्ट है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन दिल्ली में किया गया। फ्रेंड्स, हाल ही में शायद 22 जुलाई 2022 को 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड आयोजित किया गया। और फ्रेंड्स, ये 2020 की फिल्मों के लिए आयोजित किया गया, क्योंकि 2-3 साल से तो कोविड ही चल रहा है, तो जो नेशनल फिल्म पुरस्कार था ये पोस्टपोन होता जा रहा था। तो अब फाइनली इसको 22 जुलाई को आयोजित किया गया। 22 जुलाई को इन अवार्ड्स की घोषणा की गई, जिसके तहत 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड मिला है, यानी कि नेशनल अवार्ड जो मिला है बेस्ट एक्टर के लिए, वो अजय देवगन को मिला है। कौन सी फिल्म के लिए? तानाजी के लिए, जो कि 2022 में आई थी। साथ ही एक साउथ एक्टर भी है, सोरोराई पोट्रू, फिल्म के लिए जिनका नाम है शौर्या, ये एक्टर है शौर्या, इनको भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, सोरोराई पोट्रू फिल्म के लिए। आई होप मैं ठीक हूं। नेशनल अवार्ड के बारे में थोड़े से फैक्ट जान लेते हैं। फ्रेंड्स, नेशनल अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी ना, वो 10 अक्टूबर 1954, यानी कि 10 अक्टूबर 1954 को पहला अवार्ड दिया गया था। आज से 67 साल पहले कौन सी फिल्म के लिए दिया गया था? ये एक मराठी फिल्म थी जिसका नाम था श्यामची आई फिल्म के लिए ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है? स्थापना इसकी विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुई थी नेशनल फिल्म अवार्ड की। साथ ही किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। मैनेज कौन करता है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है वो इसको कंट्रोल करता है, वो इसको मैनेज करता है। याद रहेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्टर के लिए किसको दिया गया?
अजय देवगन को दिया गया तानाजी फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, द्रौपदी मुर्मू बनी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। मोस्ट इंपोर्टेंट है यार, उसके बारे में सभी को पता चल ही गया होगा। फ्रेंड्स, हाल ही में प्रेसिडेंट के पद के लिए इलेक्शन हुए थे, जिसमें 50% से ज्यादा वोटों से द्रौपदी मुर्मू विजयी हुई है और इनको 25 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, ठीक है। व्यक्तिगत ये 15वीं राष्ट्रपति है और अगर पोस्ट वाइज देखा जाए तो ये मेरे हिसाब से 17वीं राष्ट्रपति हो जाएगी। काफी सारे लोग कमेंट करके भी पूछ रहे थे, जब मैंने कम्युनिटी टैब में इनका एक फोटो डाला था कि भैया आप 15वीं राष्ट्रपति क्यों बोल रही हो उनको, ये तो 18वीं या फिर 19वीं बनी है। कुछ लोग 17वीं बोल रहे हैं, कुछ लोग 16वीं बोल रहे हैं। आप थोड़े से यहाँ पर एक गलती कर रहे हो। देखिए फ्रेंड्स, जो कुछ राष्ट्रपति ऐसी भी रही हैं जो कि लगातार 2 बार बने हैं, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही शायद लगातार 2 बार बने थे, और कुछ राष्ट्रपति ऐसे भी हैं जो कि टेम्परेरी बने थे, ठीक है। अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। व्यक्तिगत मतलब 15 लोग राष्ट्रपति के तौर पर सर्व कर चुके हैं, ये 15वें हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू, और ये उड़ीसा में एक जगह पड़ती है, एक जिला पड़ता है मयूरभंज, वहां पर इनका जन्म हुआ था, वहीं की रहने वाली है। और 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड की गवर्नर ये रह चुकी है, झारखंड की राज्यपाल ये रह चुकी है, और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ये याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। और भारत की पहली सबसे कम उम्र वाली राष्ट्रपति ये बनने जा रही है। 25 जुलाई को ये राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेने वाली है, याद रखिएगा। इनकी फिलहाल उम्र 64 है। तो इनके राष्ट्रपति बनने के बाद काफी सारे रिकॉर्ड भी बने हैं। अब राष्ट्रपति पद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि सैलरी से रिलेटेड काफी सारे लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है, भत्ता होता है, वो कितना होता है। राष्ट्रपति के पद पर करीब 5 लाख रुपए प्रति माह सैलरी दी जाती है। बाकी फ्री मेडिकल, आवास, इलाज सुविधाएं, पूरे जीवन समेत अन्य भत्ते दिए जाते हैं, पेंशन वगैरह सब कुछ होता है। भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया में कहीं भी मुफ्त में यात्रा कर सकती है। राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ होता है, ठीक है। इसके अलावा 200 अन्य लोग राष्ट्रपति भवन की देखरेख के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। देश के राष्ट्रपति को कस्टमाइज मर्सिडीज बेंज S600 गाड़ी मिलती है, ठीक है। कस्टमाइज्ड वर्जन की बात हो रही है। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर युद्ध की घोषणा करने की पावर भी होती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी जरूरी सुविधा और अनुबंध राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास होता है। नई दिल्ली में स्थित रायसीन पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं और इसका फ्लोर एरिया लगभग 2 लाख वर्ग फुट है। समझ गए, नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट है, मैंने आपको बता दिया बस। नेक्स्ट है भाई, केरल राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। लो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपनी निजी इंटरनेट सर्विस शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है भाई? केरल बन गया, जिसकी राजधानी त्रिवंतमपुरम है। फ्रेंड्स, हाल ही में केरल ने एक स्कीम लॉन्च की थी, एक योजना, एक परियोजना लॉन्च की थी, जिसको नाम दिया गया था के फोन परियोजना, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। और केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड के नाम से एक तरीके से केरल में विभाग बना है, जो कि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला है पूरे केरल के अंदर। केरल सरकार चाहते हैं कि हर एक इंसान को डिजिटली बनाया जाए, हर एक इंसान तक इंटरनेट की सर्विस पहुंचाई जाए, इसलिए इन्होंने ये के फोन जो सर्विस है, के फोन जो स्कीम है, परियोजना है, इसको लॉन्च किया है। क्लियर है। और केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड को फाइनली लाइसेंस या फिर अप्रूवल मिल चुका है दूरसंचार विभाग से। क्लियर है। और के फोन योजना जो शुरू की गई है, इसके तहत जो बीपीएल परिवार है, बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं, उनको ठीक है, उन सभी को और साथ ही 30,000 सरकारी कार्यालयों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। तो भाई केरल वालों की निकल पड़ी
काफी बढ़िया कदम उठाया है, क्योंकि काफी सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर फाइनेंशियली जिनकी कंडीशन ठीक नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंटरनेट तक नहीं मिलता और वो पढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो इस स्कीम के तहत, इस केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड के तहत उन सभी तक फ्री इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो काफी बड़ा कदम उठाया। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए ना कि किस राज्य ने इंटरनेट सेवा शुरू की है, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू की है, तो वो केरल राज्य है। और इसको के फोन, एग्जाम में के फोन, हैशटैग के फोन परियोजना के बारे में पूछा जा सकता है, फिर ये परियोजना किसने शुरू की है, तो केरल। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो देखिए पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री है, और केरल राज्य के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट है 22 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया गया। फ्रेंड्स, हाल ही में 2 दिन पहले 22 जुलाई गई है। तो कितने लोगों को पता था कि 22 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज दिवस यानी कि इंडियन नेशनल फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है? गारंटी के साथ कह सकता हूं 50% लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पे ही देखा होगा। तो फ्रेंड्स, हर साल 22 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 22 जुलाई को 1947 में, 22 जुलाई 1947 में नेशनल फ्लैग यानी कि जो एक तिरंगा देख रहे हैं, इसको एज अ नेशनल फ्लैग के तौर पर अडॉप्ट किया गया था संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू। इसलिए हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इससे रिलेटेड एक छोटा सा फैक्ट ये भी है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी कई बार इससे बनता है कि जो हमारा तिरंगा है इसको डिजाइन किसने किया था? तो तिरंगा को डिजाइन करने वाले हैं पिंगली वेंकैया। फ्रेंड्स, 1921 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम आजादी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आजाद होने जा रहे हैं, तो इसलिए हमें एक अलग पहचान की जरूरत है, हमें एक फ्लैग की जरूरत है। जिसके बाद जो पिंगली वेंकैया थे, जो कि बहुत बड़े सपोर्टर, बहुत बड़े अनुयायी थे महात्मा गांधी जी के, इन्होंने 1922 में एक फ्लैग तैयार किया, एक झंडा डिजाइन किया, जिसमें अशोका चक्र की जगह एक चरखा हुआ करता था। डेफिनेटली आपने देखा होगा, वो फ्लैग इन्होंने डिजाइन किया था। फिर उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस चरखे को रिप्लेस करवाया अशोका चक्र के थ्रू के साथ, काफी बाद में। ठीक है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चरखे से जो अशोका चक्र को रिप्लेस हुआ उसका श्रेय किसे जाता है, या फिर किसकी भूमिका थी उसको रिप्लेस करने वाले में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थी जिन्होंने इसमें मॉडिफिकेशन की राय दी थी। तो याद रहेगा इतना, 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को जो हमारा तिरंगा है उसको एज अ नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था। 17 जुलाई को पूरे विश्व भर में विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। हाल ही में फ्रेंड्स 17 जुलाई भी गया है। तो इसी दिन दुनिया भर के अंदर वर्ल्ड डे फॉर नेशनल जस्टिस के रूप में मनाया गया। सबसे पहला सवाल यह कि यह दिवस मनाया क्यों जाता है? देखिए फ्रेंड, जो पीड़ित लोग हैं उनको उनके न्याय के लिए लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। साथ ही जो पीड़ित हैं उनके जो अधिकार है, न्याय के प्रति उनके जो अधिकार है, उनके संरक्षण के लिए या फिर उन अधिकारों को लेकर लोगों के बीच में, समाज के बीच में अवेयरनेस फैलाई जाती है। साथ ही जो पीड़ित लोग हैं, फिर जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनके न्याय के लिए जोर दिया जाता है। तो इस वजह से, इस उद्देश्य से हर साल 17 जुलाई को दुनिया भर के अंदर वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस डे के रूप में मनाया जाता है। हर साल इसका एक यूनिक थीम होता है, इसका एक अलग थीम होता है। इस बार इसका थीम क्या था, नोट करके चलिएगा, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इस बार इसका थीम था। और एक और सवाल नोट करके चलिएगा कि जो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस है ये कब से मनाना शुरू हुआ? इसकी जो शुरुआत हुई थी वो पहली बार 17 जुलाई 1998 से हुई थी। मतलब 17 जुलाई 1998 में पहली बार वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाया गया, याद रहेगा। और हाँ, अगर वर्ल्ड कोर्ट के बारे में, इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखेगा हेग, द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट है नीदरलैंड के अंदर। नेक्स्ट है भाई, सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया।
फ्रेंड्स, सौरव गांगुली, इनको कौन नहीं जानता होगा, भारतीय क्रिकेट टीम के एक बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी रह चुके हैं और फिलहाल ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष है। बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, नोट कर लीजिएगा। और हाल ही में इनको 12 जुलाई 2022 को एक बहुत बड़े पुरस्कार के साथ ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है और इनको एक बंगाली के रूप में सम्मानित किया गया है। और आपको पता ही होगा सौरव गांगुली जी का जो जन्म हुआ था कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर ही हुआ था। और फिर जब इनको सम्मानित किया गया है उसी के साथ साथ एक संयोग बना है। 12 जुलाई 2022 को इनको सम्मानित किया गया है और ठीक 20 साल पहले मतलब 12 जुलाई 2002 में इन्होंने ब्रिटिश के अंदर ही इंग्लैंड टीम को एक चैंपियनशिप हराई थी। शायद नेट वेस्ट वो चैंपियनशिप थी जिसमें 10 विकेट के साथ जबरदस्त शिकस्त सौरव गांगुली ने दिलाई थी। तो एक अपने आप में बड़ा संयोग भी बना है और अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भाई भारतीय क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद सम्मान दे रही है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद ने सम्मान प्रदान किया है। आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली जी। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की। गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर बनेगा, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक मतलब एसबीआई बैंक। फ्रेंड्स, अगर आप इस सेवा में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको अपने व्हाट्सएप नंबर से हाय लिखकर भेजना होगा इस नंबर पर और आपका जो वो नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड यानी कि लिंक होना चाहिए। उसके बाद आप बैंकिंग की सेवा उठा पाएंगे अपने व्हाट्सएप पर ही। कुछ लोग होते हैं जो कि एटीएम तक नहीं जा पाते, कुछ लोग नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना नहीं जानते या फिर बैंक तक नहीं जा पाते, तो उनके लिए ये सर्विस काफी कारगर होने वाली है। आप केवल व्हाट्सएप से ही अपने बैलेंस इंक्वायरी जान सकते हैं, अपने बैंक बैलेंस जान सकते हैं, साथ ही अपने अकाउंट की मिनी स्टेटमेंट भी आप दे सकते हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है, फिर क्या क्या ट्रांजैक्शन होने मतलब पास में आपने की है, कहां से पैसे है कहां गए, तो कुछ सर्विसेज का बेनिफिट उठा पाओगे। तो याद रखिएगा ये फिलहाल स्टेट बैंक ने शुरू किया है व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस, जो कि अपने आप में काफी ठीक ठाक है क्योंकि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना बेसिकली सब लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट है, आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगले सीईओ और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए। प्रबंधक निदेशक को इंग्लिश में बोलते हैं एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। और आशीष कुमार चौहान जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इनको एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। जो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बॉम्बे के अंदर ही है। और जो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका भी हेडक्वार्टर बॉम्बे के अंदर ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। और इनसे पहले जो एनएसई के सीईओ और एमडी थे वो थे विक्रम लिमिया। एग्जाम में पूछते जाता है कई बार कि इन्होंने किनको रिप्लेस किया है, तो विक्रम लिमाया पहले सीईओ और एमडी थे। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं, आशीष कुमार चौहान जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एनएसई के चेयरमैन एनएसई के सीईओ बनने से पहले बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ और एमडी थे, ठीक है। और अब ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ और एमडी बने हैं, तो काफी बड़ा प्रमोशन है। तो याद रखिएगा भाई, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने को राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे ने शपथ दिलाई। आप सभी लोग भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की हालत जानते होंगे। फिलहाल इमरजेंसी वहां पर लागू है, बहुत बड़ा आर्थिक संकट वहां पर आया हुआ है। आपने न्यूज में भी देखा होगा, कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति देश छोड़कर जा चुके हैं और जो लोग हैं वो राष्ट्रपति भवन में उधम मचा रहे हैं। कोई स्विमिंग पूल में नहा रहा है, कोई जिम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई अपने लोगों को छोड़ के चला जाए तो ऑब्वियसली भाई लोग तो भड़केंगे ही। और सिचुएशन इतनी खराब है कि कोई प्रधानमंत्री शपथ ले रहा है वो फिर इस्तीफा दे रहा है, फिर कोई राष्ट्रपति शपथ ले रहा है वो इस्तीफा दे रहा है, कुछ ऐसी हालत हो गई है। अब फाइनली राष्ट्रपति के पद पर भी शपथ ले ली गई है और अब फाइनली श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर भी नियुक्ति मिल चुकी है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो फिलहाल जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं वो तो है रानिल विक्रमासिंघे, याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है। और फिलहाल जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं वो दिनेश गुणवर्धन हैं। रानिल विक्रमासिंघे जो फिलहाल राष्ट्रपति बने हैं अभी कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही, उससे पहले इनको अचानक प्रधानमंत्री का पद भी संभालना पड़ा था।
पिछले 2 महीने 12 मई 2022 को 22 जुलाई 2022 तक ये प्रधानमंत्री के रूप में भी रह चुके हैं रानिल विक्रमाशिंदे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? महिंदा राजपक्षे। ठीक है, जब स्थिति खराब हुई उस टाइम पर महिंदा राजपक्षे थे प्रधानमंत्री। उन्होंने स्थिति को देखते हुए इस्तीफा दे दिया, कैबिनेट भी एकदम भंग हो गई। उसके बाद पद संभाला एज अ प्रधानमंत्री रानिल जो विक्रमाशिंदे, फिलहाल राष्ट्रपति है। ठीक है, उसके बाद जब ये प्रधानमंत्री थे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे थे। अब गोटाबाया राजपक्षे ने निकल गए देश से, तो इन्होंने क्या किया, तुरंत ही राष्ट्रपति का पद संभाला रानी विक्रमाशिंदे ने। और रानी विक्रमाशिंदे ने ही जो नए प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धने को एज अ प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हैं हीरोज जो कि अपने लोगों को नहीं छोड़ के जा रहे मुसीबत के टाइम पर। ये दोनों जो राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है, बाकी तो भाग के निकल गए अपनी जान बचाओ। तो फिलहाल ये कंडीशन है और भयंकर आर्थिक संकट आ रहा है, क्योंकि जबरदस्त कर्जे में डूब चुका है। यह कहा जा रहा है कि लगभग $6 बिलियन से भी ज्यादा कर्ज फिलहाल श्रीलंका के ऊपर है, और लगभग 2 बिलियन से ज्यादा शायद चाइना के कर्ज के नीचे डूबा हुआ है। और भारत ने भी वायदा किया है कि लगभग 1.9 या फिर $1.5 बिलियन कर्ज के तौर पर देगा श्रीलंका को। नेक्स्ट है, भारती एयरटेल ने हाल ही में भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि हाल ही में कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण कर लिया है, तो आंसर आसानी से आप लगा के आ जाओगे, भारती एयरटेल। ठीक है, और इन्होंने सफल परीक्षण बेंगलुरु में बोश ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट से किया है। और उसी के साथ साथ भारत के 3 बड़े शहर, जिसमें से गुरुग्राम है, साथ ही मुंबई है, हैदराबाद में ट्रायल नेटवर्क भी लाइव कर दिया है 5G का। तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, जल्दी 5G स्टार्ट होने वाला है। और भारती एयरटेल जो है उसके सीईओ कौन है? गोपाल विट्टल है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भारती एयरटेल के सीईओ कौन है? गोपाल विट्टल। नोट कर लीजिएगा, केवल 5G ही याद मत रखिएगा, सीईओ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की। भारत 135वें स्थान पर। फ्रेंड्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंदर, जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। इसने हाल ही में जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है। जेंडर गैप रिपोर्ट क्या होती है? डिफरेंट देशों के ऊपर एक सर्वे किया जाता है, देखा जाता है कि किस देश में जेंडर गैप कितना कम है, उसी के बेसिस पर रैंकिंग स्कोर दिया जाता है डिफरेंट देशों को। यानी कि जो जेंडर इक्वालिटीज है वो कितनी है, कौन जेंडर में भेदभाव नहीं करता, किस देश में समान अधिकार मिल रहे हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो या फिर कोई और जेंडर हो। क्लियर है? इस बेसिस पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। 4 चीजें देखी जाती हैं बेसिकली, जिसमें से एक देखा जाता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में जेंडर में कितनी क्वालिटीज है। ठीक है, कितनी अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, क्या बराबर की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। साथ ही एजुकेशनल अटेनमेंट, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या किया जा रहा है, कितनी जेंडर इक्वालिटीज हैं। साथ ही हेल्थ एंड सर्वाइवल है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में भी शामिल किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जारी की गई। और आपको तो पता है महिलाओं को काफी सम्मान भारत के अंदर ऑब्वियस सी बात है मिलता है, और काफी यानी कि जो जेंडर गैप है वो कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है फिलहाल भारत में। तो इसको बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी। और जो रिपोर्ट है जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 भी इसको कहा जा रहा है। साथ ही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के नाम से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। और इस रिपोर्ट में भारत को 135वां स्थान मिला है। और इस रिपोर्ट में टोटल कितनी कंट्रीज शामिल थी, कितनी कंट्रीज के ऊपर सर्वे किया गया? टोटल 140 कंट्रीज के ऊपर सर्वे किया गया। 140 कंट्रीज में से भारत को 135वां स्थान मिला है। मतलब पिछले साल से हालत थोड़ी सी सुधरी है, इस तरीके से कुछ कहा जा रहा है। और भारत को इस रैंकिंग में 0.629 स्कोर मिला है। तो रैंकिंग के साथ साथ स्कोर भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक कौन कौन सी कंट्रीज को मिला है, यानी कि वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर जेंडर गैप को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है। तो फर्स्ट कंट्री है जिसको फर्स्ट रैंक मिली है, आइसलैंड है। स्कोर सामने
हमने यहां पर लिखा हुआ है। साथ ही फिनलैंड दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर नॉर्वे है, चौथे पर न्यूजीलैंड है, स्वीडन है पांचवे पर, साथ ही रवांडा है, साथ ही नाइजीरिया, नाम्बिया, आयरलैंड, जर्मनी, ये टॉप 10 कंट्रीज हैं। स्कोर भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है भारत को कितनी रैंकिंग मिली है। तो भारत को 135वां स्थान मिला है, 146 कंट्रीज इसमें थी। हालांकि हालत अब भी काफी गंभीर है, लेकिन फिर भी सुधार हो रहा है। नेक्स्ट है भाई, आईएनएस सिंधु ध्वज को हाल ही में 35 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। सबसे पहले तो समझिए आईएनएस सिंधु ध्वज है क्या। आईएनएस सिंधु ध्वज कोई शिप नहीं है, कोई जहाज नहीं है, ये एक पनडुब्बी मतलब सबमरीन है जो कि इंडियन नेवी के पास है। हाल ही में इसको 35 साल की सेवा के बाद, 35 साल की सर्विस के बाद रिटायर्ड कर दिया गया है। तो ये स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हैं यही है आईएनएस सिंधु ध्वज। एग्जाम में कई बार इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आईएनएस सिंधु ध्वज है क्या, क्योंकि आईएनएस सिंधु ध्वज हाल ही में करंट में बनी हुई है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये ना पूछते हुए ये पूछ ले जाए कि आईएनएस सिंधु ध्वज है क्या। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे टाइम पर बहुत बनते थे। तो ये एक जहाज नहीं है, ये एक पनडुब्बी सबमरीन है जो कि इंडियन नेवी के पास है। इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसने जो सर्विस करना शुरू किया था वो जून 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है, सिंधु ध्वज का मतलब होता है समुद्र में ध्वजावाहक, समुद्र में ध्वजावाहक सिंधु ध्वज का मतलब होता है। तो याद रहेगा 35 साल के बाद सर्विस खत्म, रिटायरमेंट। नेक्स्ट है, वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं संघाई सहयोग संगठन है क्या। फ्रेंड्स, ये एक 8 देशों का संगठन है जिसमें इंक्लूड है हमारे चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत और पाकिस्तान। ये 8 देश इस संगठन का सदस्य हैं। फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 जून 2001 में हुई थी। संघाई का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, चाइना के अंदर है। ठीक है, फाउंडर इसके कौन कौन है? चाइना, रसिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान है। 2016 में भारत और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया था। भारत ने इसमें जो हिस्सा लिया था, भारत फॉर्मली इसमें जुड़ा था वो 2017 से जुड़ा था। ठीक है, यानी कि इसमें जो भाग लिया था। फ्रेंड्स, ये जो 8 देश हैं ये एक वार्षिक बैठक भी करते हैं। जो वैश्विक बड़े बड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए ये बैठक करते हैं। कौन कौन से मुद्दों के ऊपर फोकस किया जाता है, जिसमें से एक हमारा पॉलिटिकल मुद्दा है, साथ ही आर्थिक संकट वगैरह है, साथ ही सैनिक वगैरह और सुरक्षा वगैरह। यानी कि ये जो 4-5 चीजें हैं, सरकार या फिर आर्थिक संकट वगैरह है या फिर सुरक्षा या फिर सैनिक को लेकर अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, एक दूसरे देश का ये सहयोग भी करते हैं। तो एक तरीके का, इस तरीके का ये एक संगठन है। ठीक है, एक दूसरे को सहयोग करते हैं ये 8 देश। तो 8 देश का ये समूह है। एग्जाम में कई बार इसके मेंबर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो नोट कर लीजिएगा 8 देश इसके मेंबर है और बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। तो हाल ही में संघाई सहयोग संगठन ने अपनी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी, जिसको कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बोला जाता है, वो भारत के उत्तर प्रदेश के एक शहर वाराणसी को बना लिया है। वह इसलिए बना है ताकि इन 8 देश सदस्य हैं, इनके लोगों को टूरिज्म के साथ जोड़ा जा सके, एकजुट जोड़ा जा सके, इनके बीच में एक बॉन्ड बनाया जा सके। इसलिए भारत की वाराणसी को, जो कि एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, टूरिज्म स्पॉट है, आप सभी को पता है, इसको अपनी राजधानी बनाया। कौन सी राजधानी बनाया है? कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल, सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी इसको बनाया है। तो याद रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ी बात भी अपने आप में। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का लास्ट करंट इवेंट। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड का पीडीएफ फाइल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आप रिवाइज भी कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं, सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दी करंट अफेयर शो के ऊपर पूरा सपोर्ट दिखाइए। लाइक करिए, पसंद आया हो तो कमेंट करिए, कोई भी सजेशन देना हो तो
बिंदास हो गए कमेंट में दीजिए। सॉरी यार, आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है, हाथ में भी प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, कल अब रेगुलर आया करेगा। नेक्स्ट संडे भी शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो में मिलेंगे। वैसे तो एवरीडे हम मिलते ही हैं किसी न किसी नई वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, और साथ ही वे टू सक्सेस की जो लास्ट 12 मंथ्स की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, नंबर 1 करंट अफेयर की बुक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन अवेलेबल है। परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि लगभग 1 नहीं 1.5 साल के करंट अफेयर इसमें दे रखे हैं और सभी सिलेक्टेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं यार कल अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।